सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव उत्तरकाशी में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा कड़कड़ाहट ही ठंड से कांप रहा था। उसके आगे पीछे संभालने वाला कोई भी नहीं है, सिवाय एक बड़ी दादी के अलावा। ठंड की वजह से वो दोनों मृत्यु के कगार पे खड़े थे। उनको कोई भी ठंड से बचने के लिए एक भी रजाई नहीं थी, सिर्फ एक चादर के अलावा। ये वही गांव है जहां हर साल सर्दियों में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक किनारे एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन इस बार ठंड के कारण सब ने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। लेकिन हर कड़कड़ाहट ठंड में साधु की कोई मदद नहीं हो पाती थी। इस कारण एक दिन वह साधु कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए सहायता मांगने गांव में आते हैं। उनके बदन पे एक भी कंबल या सॉल नहीं था। गांव के सरपंच मटरू सेठ से मदद मांगने आए थे। वो वही सरपंच है जो गरीबों का हक हमेशा छीन लिया करता है। बाबा को इस चीज का अंदाजा नहीं था, ये कितना बड़ा ठग और बेईमान है। सुनो पुत्र, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। और तो ये बर्फ के गोले इस तरह गिर रहे हैं जैसे हिमालय का ठंड यहाँ आ चुका हो। आप सब मेरी मदद कर सके तो मेरी कुटिया में भी आग जलाने का कोई साधन हो जाता। जो भी था हमारे पास, हमने उसे जला दिया है। अब हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं है जलाने को। अगर आप सभी लोग थोड़ी मदद कर सको, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा या कंबल दे दो तो इस ठंड से बचने में आसानी होगी। मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूं। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई कुछ नहीं देगा। इस ठंड ने पूरे गांव वालों की नींद उड़ा दी है पहले से। जो भी है उन सब के पास, वो सब भी थोड़ा थोड़ा करके जला रहे हैं। आपको लगता है वो लोग उनमें से आपको देंगे? हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद ही इस ठंड से बहुत परेशान हैं। आप तो खुद ही देख रहे हैं हम सबको। आप तो साधु हैं, आप तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको इसकी क्या जरूरत? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है। कृपया मुझे पुराने ही सही पर गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर गांव वाले उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। साधु बाबा निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। इन गांव वालों को हम हर परिस्थिति में साथ दिया हूं। वो आज इस ठंड में एक भी व्यक्ति मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। इतना कहकर साधु बाबा अपने कुटिया में ईश्वर को ध्यान लगाने लग गए। लेकिन बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की। ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ लग गया था। उनके पास केवल एक पतली सी चादर थी, जो ठंड से बचने में असमर्थ हो रही थी। किसी तरह वह कुछ दिन तो गुजार लेते हैं। लेकिन एक दिन रात के समय था। बादलों में कड़कड़ाहट और बिजली का चमकना मानो किसी चीज का इशारा कर रहा हो। सभी गांव वालों बाहर निकलकर देख रहे थे। ये ठंड आज कुछ अलग ही हो रहा है। हवाएं और बारिश की बूंद इस तरह हो रही है जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हो। आज कुछ ना कुछ होने ही वाला है। कई दिनों से तो बाबा भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया ना? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की बूंद के साथ में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी।
साधु बाबा ने अपना अंतिम समय आता देख भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। ये लोग ना समझ हैं, इनको इतनी सद्बुद्धि देना कि वो सब हर किसी की जरूरतमंद की मदद कर सके। मेरे अंतिम समय आ गया है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना कहकर ठंड के कारण साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए। वहां देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उन सब के बीच में गांव का सरपंच और वही व्यक्ति खड़ा था जो सरपंच के साथ में थे। सभी लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप सही कह रही हो। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने अपनी स्वार्थ के आगे उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग उनके थोड़ी सी मदद कर देते तो आज उनकी जान बच जाती। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की गाय मर गई और किसी की बकरी, और तो कहीं लोगों के घर में बूढ़े माँ बाप मर गए। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कड़कड़ाती ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सर्द ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। इस बार ठंड ने तो बहुत हद ही कर दी है। पता नहीं भगवान क्या करके मानेगा इस बार। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ठंड के कारण चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने तक की भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी भोला अपनी बेटी बिंदिया के साथ रहता था। वह इस हद तक गरीब था कि उसे ठंड में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूं कि यह ठंड कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मानकर घर बैठ जाऊंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। अब बेटा, तुम जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि रात होने से पहले मैं जल्दी घर वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना ही घर में कोई पैसा है जिससे कुछ राशन खरीदा जा सके। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? सोच रहा था कि बाजार जाकर कुछ घर के लिए राशन ले आऊं, लेकिन इस ठंड के कारण घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पिताजी, ना तो घर में राशन है और ना ही अब आग जलाने के लिए घर में लकड़ियां बची है। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। थोड़ी बहुत लकड़ियां बची हैं, वह भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करता हूं। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे अब कितनी ही ठंड क्यों ना हो। पर मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा। भोला अब मजबूर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा
और उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदेगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। अगली सुबह भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ये ठंड तो जानलेवा हो रही है। अगर लकड़ियां नहीं काटूं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अगर खेत के भरोसे बैठा रहूंगा तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगी। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू? भोला लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयंकर पड़ रही थी जैसे इंसान की जान लेकर ही रहेगी। भोला ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आता है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ियां काटने की, लेकिन इस ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिए। ठंड बढ़ गई है कि लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। पिताजी, अब हम क्या करें? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, लगता है अब मुझे सेठ मटरू जी से कुछ पैसे उधार लेना ही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। सेठ मटरू? पिताजी, क्या आप उस आदमी को नहीं जानते? वह आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। ऊंचे ब्याज पर लोगों को धन उधार देकर उनके खेत और मकान को हड़प लेता है। बेटी, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने के लिए भोला मजबूरी में सेठ मटरू के पास गया और उनसे उधार मांगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंड के कारण मेरे खेत की फसल भी बेकार हो गई है। तुम गांव वालों को क्या कुछ नजर नहीं आता? जब मन किया मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए चले आते हो। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भयंकर ठंड के कारण सारा काम ठप पड़ा है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खेत मेरे नाम लिखने होंगे। अगर तुम पैसे समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे खेत वापस नहीं करूंगा, और तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरी बेटी अभी छोटी है। आप क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए सेठ जी। अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहां से जा सकते हो। भोला काफी देर सोच विचार करके सेठ जी को हाँ बोला। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ मटरू भोला को पैसे दे देता है और भोला पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर भोला घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी चंपक उसे मिला। भोला चाचा, क्या हाल चाल है? आप बड़ी जल्दी में लग रहे हो। बेटा, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ठंड के कारण खेत की सारी फसल बेकार हो गई। घर का राशन लाने के लिए सेठ मटरू से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है कि अगर मैं पैसे ना दे पाया तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे करना होगा। यह तो बहुत बुरी बात है। सेठ मटरू को यह नहीं करना चाहिए था। भोला चाचा, आप तो मेहनत करने वाले आदमी हो, पर लगता है सब कुछ उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुमसे बातें करके चंपक बेटा, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, लेकिन सच में मैं बहुत परेशान हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ठंड के कारण बाहर काम करने को हिम्मत नहीं हो रही। भोला चाचा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो चाचा। तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब से कुटिया वाले बाबा की मृत्यु हुई है, तब से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ चंपक बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं भोला चाचा, यहां भी बहुत बुरा हाल है हमारा। घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और ठंड के कारण मेरे खेत की भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। यह तक कि सबके खेत तो बंजर होने के कगार पे खड़े हैं, और मेरी पत्नी भी बहुत बीमार चल रही है कई दिनों से। चलो ठीक है चंपक बेटा, अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूं।
बिंदिया भी इंतजार में बैठी होगी सुबह से। चंपक की बातें सुनकर भोला को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन चंपक मन ही मन भोला की बेबसी पर खुश हो रहा था। चंपक बहुत ही मतलबी इंसान था। वह दूसरों की परेशानी को देखकर बहुत खुश होता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी थीं, और उसकी पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ थी। अरे पता है, आज मुझे रास्ते में भोला चाचा मिले थे। आपसे क्या कहा भोला चाचा ने? सुनो तो उन्होंने क्या कहा है, तुम भी सुनोगी तो हंसी छूट जाएगी। जल्दी बताइए ना, क्या कहा चाचा ने आपको? ऐसी कौन सी बात है? बेचारे बहुत परेशान थे। घर में राशन ना होने के कारण उसने सेठ मठरू से कुछ पैसा उधार लिए है, और मठरू सेठ जी ने कहा है कि यदि उसने समय पर पैसा नहीं दिया तो वह उसकी बेटी से जबरन शादी कर लेगा। ये भोला चाचा क्या पागल हो गए हैं? उनकी बेटी तो अभी छोटी है, और तो वो अपनी बेटी के नाम पर गांव वालों से कर्ज लेते रहते हैं। ऐसे ही कुछ गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो हंसी आती है। उनका परेशानी सुनकर मेरा मन तो खुश हो गया। वह कह रहे थे कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मन तो मेरा खुशी से झूम रहा था। और सुनो, अब सेठ मटरू का कर्जा कहां से चुकाएंगे? सच में यह भोला चाचा तो पूरी तरह फंस गए हैं। उसकी हालत के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब उनकी बेटी का क्या होगा? अगर सेठ मटरू के साथ उसकी बेटी की शादी हो गई तो उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। अब देखता हूं कि वह कैसे अपने पैसे चुकाएंगे। उसकी बेटी का विवाह अब सेठ मटरू से होना तय ही है। चंपक और उसकी पत्नी काजल भोला की परेशानियों पर मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि भोला और उसकी बेटी की जिंदगी को वह कैसे और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं। अगले दिन भोला लकड़ियां काटने जंगल जाता है। जंगल में जाकर वो एक पेड़ के पास खड़े होकर काटने लगते हैं। तभी उनके पास एक बाबा मिले, जो कहीं जा रहे थे कांपते हुए। मदद करो बेटा, मैं कहीं दिनों से भटक रहा हूं। मुझे ठंड और भूख भी लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो हमें कुछ दे दो। तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। बाबा, मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं है। आपको कुछ और चाहिए तो हमें बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बाबा एक कोने में ध्यान मग्न में हो गए। भोला भी कुछ ही समय में कुछ लकड़ियां काटकर घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर आगे चलते ही भोला को एक खरगोश दिखाई दिया। वो एक पिंजरे में बंद था। भोला जाकर वहीं खड़ा हो गया। लगता है इस जंगल में किसी ने शिकार किया होगा। इसे जल्दी से बाहर निकाल देता हूं, कहीं कोई आ ना जाए। भोला जल्दी से खरगोश को बाहर निकाल दिया। तभी खरगोश अपने असली रूप में आया। भोला उनको देखकर अचंभव में पड़ गए। बेटा, मैं वही साधु हूं जो तुम्हारे गांव में रहा करता था। मुझे गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां और गर्म कपड़े नहीं दिए, इसलिए मेरी मृत्यु हो गई। तुम एक अच्छे मनुष्य लगते हो, इसलिए मैंने अपना असली रूप छुपाकर एक खरगोश में परिवर्तन होना पड़ा। बाबा, मनुष्य का यही धर्म है। हर किसी मनुष्य की हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। हमारा यही कर्तव्य है। बेटा, तुमने सही कहा, यही असली शिक्षा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, मैं सरपंच से पैसे उधार लिया हूं। अब उसका समय आ गया है चुकाने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनको पैसे कहां से दूं। खाने को तो किल्लत है, ऊपर से ये ठंड। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास इसका भी एक उपाय है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या बाबा, आप बताइए तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। बाबा, हम लोगों को क्या करना होगा? तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से ठंड धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में जाकर सब लोगों को बताऊंगा।
और आपके शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भी मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं इस पिंजरे में कैद रहता तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए बेटा मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूं। बाबा ने भोला को आशीर्वाद दिया और एक छोटी बोतल दी। इससे मामूली मत समझना, ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी। इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी इसका इस्तेमाल करना। भोला बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की तरफ देखता है। देखते ही देखते बाबा गायब हो जाते हैं। इसके बाद भोला भी अपने घर लौट आता है। जब भोला घर पहुंचा तो उसकी बेटी बिंदिया बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ठंड मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। बेटी, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैं कोई और रास्ता देखता हूं। इतने में ही वहां पर सेठ मटरू आ जाते हैं। भोला, क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। तुमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मेरा पैसा ब्याज सहित चुका दोगे। अभी भी समय है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, हम पर रहम खाइए। मेरी बेटी आपसे उम्र में बहुत छोटी है। मैं ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो भोला। तुम्हारे लिए मेरा कर्ज उतारना आसान काम नहीं है। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारे खेत भी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे दुष्ट आदमी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ठीक है भोला, मैं भी अब देखता हूं तुम खुद को और अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाते हो। इतना कहकर सेठ मटरू गुस्से में वापस चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ मटरू से कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम आप इस कर्ज के बोझ से तो मुक्त हो जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर किशन मायूस हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मुझे इस परेशानी से निकालो। आखिर मैंने और मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? जैसे ही भोला यह सब कहता है, अचानक उस बोतल से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कुछ पैसे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर भोला को साधु की बात याद आ जाती है। पिताजी, यह सब क्या है? ये कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं इतना परेशान था कि मैं यह सब तुम्हें बताना भूल ही गया। ये बोतल मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दी थी, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव में आए थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में ठंड से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था, इस बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना बचे। ठीक है पिताजी, आप इन पैसों को सरपंच जी को दे आइए। भोला उन पैसों को लेकर सेठ मटरू के पास जाता है और अपना कर्ज चुका देता है। सेठ मटरू भोला से पैसों के बारे में बहुत पूछता है। अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? लेकिन भोला सेठ मटरू को कुछ नहीं बताता। भोला गांव वापस आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका कारण साधु बाबा का अभिशाप है। हमारे गांव में जो साधु बाबा थे, उन्होंने अपने लिए हम सभी से मदद मांगी, लेकिन हमने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों ने भोला की बात को ध्यान से सुना और आपस में सलाह की। क्या किया जाए? हमें बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी, तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा गांव इस ठंड के प्रकोप से बचेगा।
सभी गांव वाले मिलकर बाबा की कुटिया में जाते हैं और बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। हे साधु बाबा, हमें माफ करना। हमने स्वार्थ में आकर आपकी मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करें। साधु की चिता से एक दिव्य रोशनी निकलती है और पूरे गांव का मौसम एकदम साफ हो जाता है। यह देख सभी गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उस चिता से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है। मैं इस अभिशाप से तुम सभी गांव वालों को मुक्त करता हूं। अगर समय रहते तुम लोग मेरी मदद करते तो आज मैं जिंदा होता और तुम लोगों का ये हाल ना हुआ होता। लेकिन अभी समय है हर जरूरतमंद की। सहायता करना इंसान ही इंसान के काम आता है और जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा, हम वचन देते हैं कि अब से हम हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। सर्दियों का ऐसा मौसम आया जिसमें पल भर में बारिश के साथ साथ ठंड भी लग रही थी। नवरात्रि और दिवाली बीते कुछ ही दिन ही हुए थे कि इस मौसम में बारिश जल्दी देखने को नहीं मिला करता था। लेकिन इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। इस साल बारिश भी लेट हुई और नवंबर आ ही चुका है। अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ। हवा की सिसकियां और ओले गिर रहे हैं। गांव और शहर के सभी लोगों इस मौसम की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्हीं के बीच में गांव का एक व्यक्ति रामू जो इस ठंड की वजह से जूझ रहा है। गांव के बाहर छोटे से कच्चे घर में रामू अपनी पत्नी साधना और 2 बच्चों के साथ ठिठुर रहा था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। हवा इतनी तेज थी कि टिन की छत खड़खड़ा उठी थी। घर में जलती लकड़ियां बहुत पहले ही बुझ चुकी थीं। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोयला या लकड़ी खरीद सके। दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाया था उससे बस 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक ही घर आया था। बच्चे ठंड से कांपते हुए मां से लिपटे थे। रामू, तुम इस ठंड से बचने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे कहीं इस ठंड की वजह से बीमार ना हो जाए। मैं क्या करूं साधना? हमें क्या मालूम था इस बार की ठंड ऐसी होगी। अभी ठंड का मौसम शुरू ही तो हुआ है। पहली ही ठंड ने पूरे गांव वालों को सिखा दिया होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुक सकता है। हमें पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि मौसम कुछ अलग ही रंग में रंगने वाला है। तुम सही कह रही हो साधना। कई दिनों से हल्की हल्की सर्दियां हो रही थीं। हमने इसे हल्के में ले लिया। अब हम ही पर ही भरी पड़ गया। रामू के पास एक नवजात शिशु है जो 6 माह का है। उसे भी इस ठंड ने जकड़ लिया। उसके स्तन पे एक भी कपड़े नहीं थे सिवाय एक चादर के। वो भी उसे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ अमीर और सरपंच मिलकर आंगन में आग की मशाल जलाकर ताप रहे थे। आग की लपटें इतनी थी कि उन सब का शरीर गर्म से जूझ रहा है। शर्मा जी, देखिए तो इस साल तो ठंड तो बहुत पहले ही हो गया है। यहां तक कि पास में खड़े लोग नहीं सही से दिख रहे हैं। हाँ दयानंद, तुम सही बोल रहे हो। इस साल की ठंड तो बहुत पहले ही हो गई। सबसे बुरी हालत तो इन गरीब गांव वालों की होती होगी जो समय रहते वो सब अपने लिए बंदोबस्त नहीं कर सके। दयानंद पांडे थोड़ा अकड़ के साथ तेज आवाज में शर्मा को बोले। अरे छोड़ो उन गरीबों को। उनकी चिंता किसको है? मरे या जिए हमको क्या है। हम तो बस उन सब का हक छीनने के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे ही नहीं हमने अभी तक इतने जल्दी आलीशान महल बनवाया है। तभी तो हम सोचे, तुम्हें 3 ही साल हुए हैं सरपंच बने, ये सब धन कहां से आया? तुम तो इन गांव वालों का हक छीन रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि वो सब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इन गरीबों से तो हमारा जीवन चलता है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है इन गरीबों से? क्योंकि हम भी इन गरीबों की तरह जीवन व्यतीत किया हूं। हमें भी मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। कई दिनों तक हम भूखे ही सोए हैं। ये दोनों आपस में बहस करते करते सुबह हो गई।
सुबह का वातावरण थोड़ा स्थिर था, ठंडी हवाएं कम चल रही थीं। गांव के कुछ लोग हल्की आग जला के द्वार पे ताप रहे थे। शाम होते ही रामू ने तय किया कि वो सरपंच दयानंद पांडे से कुछ मदद की गुहार लगाएगा। रामू ने साधना से कहा, साधना में सरपंच जी के पास जाता हूं। अभी उनके पास लकड़ियों का भंडार है। इस वक्त वो हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे। इतना सुनते ही साधना रामू की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। क्या तुमने कहा सरपंच जी हमारी गुहार सुनेंगे? आज तक वो किस गरीब की गुहार सुनी है? सबका हक खा के वो उन अमीर ज़्यादों की तलवे चाटते होंगे। नहीं यकीन है तो आप उस धनीराम जी के हवेली के पास जाओ, वो भी वहीं मिलेंगे। तुम क्या कह रही हो साधना? हमें भी मालूम है सरपंच दयानंद पांडे थोड़े कंजूस हैं, लेकिन इस वक्त हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं उनके पास, तुम बच्चे को देखो। तुम नहीं समझ रहे हो रामू, सरपंच जी आज तक किसी को कुछ नहीं दिए। हम गरीबों के लिए क्या क्या नहीं आया है इस गांव में, कंबल, सॉल और रजाई और भी बहुत कुछ हमारे लिए। सरपंच दयानंद पांडे ने सब का सब जाकर शहर में बेचाए। इस चीज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जितनों ने आवाज उठाया है वो सब मारे गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होती आवाज उठाने की। मुझे इस वक्त अपने बेटों के लिए जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जाओ रामू। अगर सरपंच जी आपकी बात मान गए तो ठीक है, बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। मैं तब तक इन्हें किसी तरह ठंड से बचने का कोई न कोई इंतजाम करती हूँ। रामू ने जो फटा हुआ बंदी पहना हुआ था, वहीं पहने ही कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल पड़ा। बाहर निकलते ही ठंड बढ़ गई। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही उसके होंठ सुन्न पड़ गए। रास्ते भर गांव के सूने गलियों में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सभी के सभी अपने घरों में कंबल रजाई ओढ़े हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलते ही रामू ने देखा सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमक रहा था। अंगीठियों की गर्म रोशनी दीवारों से टकराकर हवा में मिल रही थी। गांव के कुछ लोग वहां हंसी मजाक कर रहे थे, मानो बाहर की ठंड का उन पर कोई असर ही न हो। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, नमस्ते सरपंच जी, जरा 2 मिनट का काम था। कौन है? अरे रामू, इस ठंड में बाहर क्यों घूम रहा है तू? सरपंच जी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बस थोड़ा सा कोयला या सूखी लकड़ी मिल जाए तो बस रात निकल जाए। थोड़ा मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखकर, अरे रामू, अब हर घर को लकड़ी बांटेंगे क्या? देखो, तू मेहनती आदमी है। कल सुबह आ जाना, काम रहेगा खेतों में, मजदूरी के साथ लकड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन सरपंच जी, रात कैसे कटेगी? बच्चे छोटे हैं। सरपंच का चेहरा ठंडेपन से कठोर हो गया। देखो रामू, अभी हमारे पास इतना फालतू के काम करने का मन नहीं है। तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं। तू इस गांव का वो गरीब किसान है, तुझे देखकर भी जरा तरस नहीं आता। हमने बोल दिया तुझे, अभी सबका इंतजाम करने का वक्त नहीं है। तू खुद ही समझदार आदमी है, किसी पड़ोसी से कह दे, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी के लिए कुछ तो दे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो घसीट के बाहर की ओर फेंकवाना ही पड़ेगा। तभी सरपंच दयानंद पांडे ने अपने दोनों पहलवानों से कहा। इसे बाहर निकाल के फेंको। सरपंच के नौकरों ने रामू को घसीट के फेंक दिया। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पल भर में बुझी गई। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे लौट चला। गांव के रास्ते पर लौटते हुए उसे लगा जैसे ठंडी हवा अब और भी बेरहम हो गई हो। ठंड से ठिठुरता हुआ रामू घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। साधना ने दरवाजा खोली। क्या हुआ रामू, सरपंच जी ने लकड़ी दी? रामू ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं साधना, वो बोले कि तुम मेरे खेत में काम करो, फिर मैं तुमको कुछ लकड़ियां दे दूंगा सुबह के लिए।
साधना ने बच्चों की ओर देखा, जो दोनों कांप रहे थे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है रामू, अब जो होगा सुबह होगी तो देखा जाएगा। अभी बच्चों को बीच में लेकर बैठो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। साधना ने घर के बाहर जाकर कुछ सूखी घास इकट्ठा की और उन सबको घर में लाकर और कुछ फटे हुए पुराने कपड़ों और सूखी घास का छोटा सा गट्ठर बनाया और एक टूटे हुए बर्तन में रखकर चूल्हे पे आग जलाने की कोशिश की। धुआं उठते ही बच्चे खांसने लगे, मगर थोड़ी देर में गर्मी घर में फैल गई। माँ, पूरे घर में धुआं फैल उठा है। हमारी आंखों में जलन सी हो रही है। बस राहुल, कुछ ही देर की तो बात है, धुआं गायब सा हो जाएगा। तुम बाबू को आंखों पे ढक दो और अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद कर लो। तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी। ठीक है माँ। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। रामू ने नवजात शिशु को एक जगह पे सुलाया। कुछ ही समय में पूरा घर गर्म सा हो गया। सबको राहत की सांस मिली। रामू ने बाहर देखा। आसमान में बादल अब भी घने थे, पर दूर कहीं एक हल्की रोशनी थी, शायद सुबह होने का संकेत। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां अब हूक बनकर घर की दीवारों से टकरा रही थीं। कोहरे ने मानो पूरे गांव को एक चादर में ढक लिया था, ऐसी चादर जिसमें न गर्मी थी न उम्मीद। रामू बच्चों को चादर से बार बार ढक रहा था, कहीं उन्हें ठंड न लगे। साधना की गोद में उसका छोटा सा बेटा सोया हुआ था। अभी वो 6 माह का था। साधना की आंखों में थकान थी, पर उसके हाथ अब भी आग को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां कब की राख बन चुकी थीं और धुएं में बच्चों की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रामू ने साधना की ओर देखा। उसके फटे आंचल से निकलती ठंडी सांसों में भी ममता जल रही थी। अगर सुबह तक ये गर्म धुआं नहीं रहा तो शायद। रामू के गले से आवाज अटक गई। आगे के शब्दों ने जैसे बोलने से इनकार कर दिया। साधना ने हल्के से रामू का हाथ थामा। रामू, भगवान सब देख रहा है, शायद वो हमारी सुन ले। बाहर आसमान में बादल गड़गड़ा उठे और बिजली की एक लकीर अंधेरे को चीर गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बूंदें नहीं, जैसे सुइयां गिर रही हों धरती पर। रामू ने राहुल को कसकर अपनी ओर किया। उनकी छोटी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की सिली हो, पर उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। यही उम्मीद थी, यही जीने की वजह। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह की हल्की किरण खिड़की की टूटी दरार से भीतर आई। गांव के कुछ लोग चौपाल पे बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कई दिनों के बाद उन सबको देखने को मिला। सब आपस में बात कर रहे थे कि अरे करण भाई, हम लोगों का ऐसा हुआ है इस ठंड में, तो सोचो रामू का क्या हुआ होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। उसके पास तो अभी एक नवजात शिशु है। कहीं उसे कुछ हो गया तो रामू तो जीते जी मर ही जाएगा। तभी वहीं से रामू गुजर रहा था, सरपंच जी के घर जाने के लिए। अरे रामू भाई, कहाँ चले इतनी तेजी से, वो भी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, बस सरपंच के यहाँ जा रहा हूं। कल उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया था। कहा था कि तुम्हें कुछ लकड़ियां दे दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन इतनी ठंड में तुम काम कैसे कर पाओगे? क्या करें शंकर भाई, ये गरीबी ही है जो हमें इस ठंड में भी जिंदा रखती है। यही हमारी मजबूरी है और यही हमें इस ठंड में काम करने की हिम्मत देती है। सही कह रहे हो रामू भाई। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना काम के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। भाई, घर में राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे 2 दिन से बस उबला पानी पी रहे हैं। आज अगर काम मिल गया तो थोड़ा आटा चावल ले आऊंगा। भगवान करे काम जल्दी मिल जाए रामू भाई। अब तो ठंड भी हड्डियां तोड़ने लगी है। हाँ करण भाई, चलो अब निकलता हूं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, नहीं तो सरपंच डांट देंगे। ठीक है भाई, संभल के जाना।
रास्ता फिसलन भरा है। कल रात फिर से ओस पड़ी थी। हाँ, ध्यान रखूंगा। ठंडी हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गांव की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी थीं, बस कहीं कहीं धुएं की पतली लकीरें आसमान की तरफ उठती दिख रही थीं। रामू गांव की संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ने लगा। मिट्टी में ओस जमी थी, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। उसके फटे चप्पल से पानी रिसकर पैरों तक पहुंच रहा था, पर वो रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उसे सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमकता नजर आया। ऊंची दीवारों के अंदर से आग की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए, देखो जरा, इन लोगों के यहां तो जैसे ठंड नाम की चीज ही नहीं है। वो दरवाजे तक पहुंचा, झिझकते हुए अंदर झांका। आंगन में कुछ आदमी अंगीठी के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सरपंच आराम से कुर्सी पर बैठे आग के मजे ले रहे थे। रामू ने कांपते हाथों से सलाम किया। नमस्ते सरपंच जी, आपने बुलाया था काम के लिए? सरपंच ने ऊपर देखा, फिर तिरछी नजर से मुस्कुराए। हाँ रे रामू, बुलाया था। तू आया भी बड़ा जल्दी। चल, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बात करते हैं। रामू ने सिर हिलाया और झिझकते हुए पानी की बाल्टी के पास गया। ठंडे पानी की पहली छींटे से ही उसके हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सरपंच ने आवाज लगाई। अरे रामू, सुन, तेरे लिए कुछ खास काम है आज, पर थोड़ा अलग तरह का काम है। रामू ने चौंक कर पूछा। कैसा काम सरपंच जी? तुम इतना मत सोचो रामू, तुमको सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, वो भी नदी किनारे जो खेत है हमारा। मालिक, उधर उधर तो इतनी ठंड होगी कि मैं उससे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें वही काम करना है इस वक्त, नहीं तो तुम जा सकते हो। सरपंच दयानंद पांडे रामू की इस हालात पर जरा सा भी तरस नहीं खा रहा था, क्योंकि उससे भी मालूम है रामू को इस वक्त लकड़ियां और राशन की सख्त जरूरत है। रामू भी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। ठीक है सरपंच जी। रामू चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हर जगह उसे ओस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में रामू नदी किनारे खेत की ओर पहुंच गया। अपना काम करने लग गया, एक तरीके से खोदने लगा। ठंड इतनी लग रही थी कि रामू को काम करने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर तक खेतों में था, लेकिन रामू से एक कोना भी नहीं हुआ। वो हार मानकर सरपंच के पास जाने लगा। कुछ समय में पहुंच सारी बात बताई। सरपंच जी, हमसे वो काम नहीं होगा, कुछ और हो तो बताओ हमें। इतना सुनते ही सरपंच दयानंद पांडे रामू पर भड़क गए। तुमसे एक काम नहीं हो सकता तो? और तुम्हें लगता है और भी कोई काम देंगे? तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। मालिक, हमें कुछ लकड़ियां ही दे दो, हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास एक 6 माह का बालक है, उससे इन लकड़ियों की सख्त जरूरत है। चले जा यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी लकड़ियां नहीं। सरपंच रामू की बात नहीं मानते। रामू निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। रामू घर पहुंचकर साधना को बताया सारी बात। साधना, सरपंच ने हमें लकड़ियां नहीं दी, उन्होंने हमें ऐसा काम दिया कि हम उनमें असफल हो गए। जाने दो रामू, जो हमारे किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। रामू और साधना दोनों कुछ घास और लकड़ी की कंडी के सहारे उन्होंने पूरी रात गुजारी। साधना के गोद में उसका छोटा बेटा पड़ा हुआ था। उधर सरपंच दयानंद पांडे को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने आज कुछ तो गलत किया हो। 20 साल पहले ही सरपंच दयानंद पांडे का 1 वर्ष का बेटा इसी मौसम में मृत्यु हुई थी। मैं कल जाकर उससे माफी भी मांग लूंगा और कुछ लकड़ियां भी दे दूंगा, ताकि उसकी मदद हो सके। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ स्थिर था, कुछ थमा हुआ। समय ऐसा थम गया था कि साधना को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। छोटा बेटा एक ही जगह पे क्यों पड़ा हुआ है?
रात से एक ही जगह से सबसे छोटा बेटा अब नहीं हिल रहा था। तभी साधना की चीख ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। रामू, देखो ना, छोटू क्यों उठ नहीं रहा है? क्या हुआ साधना? तुम ऐसा क्यों चिल्लाई हो? छोटू को क्या हुआ है, तुम देखो ना। रामू ने जैसे ही बेटे को छुआ, उसके हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से बहते आंसू बर्फ बनकर गालों से टकरा रहे थे। साधना भी रामू की ओर देखी। उसको भी एहसास हो गया, अब नहीं रहा छोटू। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही इंसाफ है तो हमें अब और सांसें क्यों दी? गांव के कुछ लोग आए रामू के घर। ये सब नजारा देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैलते देर न लगी। सुबह जब सरपंच दयानंद पांडे लकड़ी लेकर पहुंचे तो रामू के घर से उठते धुएं में सिर्फ राख थी, आग की नहीं, किसी बाप की उम्मीदों की। देख लो सरपंच दयानंद पांडे, तुम्हारी वजह से जो आज हमारे घर में मातम सा छा गया, वो देखो तुम्हारी गलती की सजा। सरपंच दयानंद पांडे छोटू की ओर देखा, उसे देखते रह गया। छोटू एकदम मूर्छित सा हो गया। मुझे माफ कर दो रामू, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर की हालत सच में इतना खराब है। इतना कहकर दयानंद पांडे सिर झुका दिए। साधना चुप थी, उसकी आंखें सूनी। रामू जमीन पर बैठा था, बच्चे की ठंडी देह को सीने से लगाकर, जैसे आखिरी बार गर्मी देने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कहा, ठंड तो हर साल आती है, पर इस बार वो किसी की जिंदगी ले गई। और रामू, वो अब भी हर सुबह गांव के किनारे दिखाई देता है जहां उसका कच्चा घर था। कहते हैं वह अब आग नहीं जलाता, क्योंकि एक बार जो बुझ जाती है वो दोबारा कभी रोशनी नहीं देती। ठंड का कहर सिर्फ मौसम नहीं था, वो इंसानियत की ठंडक की कहानी थी।